दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है दहन और ज्वाला। क्या है? दहन और ज्वाला, जो कि एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कोयला और पेट्रोलियम चैप्टर 5 में। तो इस कोयला और पेट्रोलियम जो थे एक ईंधन थे, और ईंधन जो होते हैं किस तरह से उनका यूज होता है, कैसे वो जलते हैं, इसके बारे में हम अब चैप्टर 6 में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वही देखते हैं, इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ ईंधन के बारे में बोला गया है कि आप एक लिस्ट बनाइए। गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी जिसको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद ये सब हो जाने के बाद जलाने के लिए बोला गया है। ठीक है, आप मोमबत्ती के जलने से परिचित है। यहाँ बोला जा रहा है मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है। तो इसको देखने के लिए हम लोग देखेंगे आगे। ठीक, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा। दहन क्या है? तो रासायनिक दहन जो है रासायनिक प्रक्रम, एक प्रकार का क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन है। दहन क्या है? एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक नहीं, रासायनिक, क्योंकि जो जल के मतलब चेंज हो जाता है, फिर उसको हम वापस उस चीज़ में वापस नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है, दहन कहलाता है। ठीक है, और जिस पदार्थ का दहन होता है अर्थात जो जलता है वह डाय कहलाता है। क्या कहलाता है? डाय। इसे ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, और ईंधन ठोस, द्रव, गैस तीनों स्टेट में हो सकता है, तीनों अवस्था में हो सकता है। ठीक है, तो वही धन का तो यहाँ से हो गया। ये क्वेश्चंस निकल सकते हैं। धन क्या है? वही क्रियाकलाप है। दहन क्या है? उसमें क्रियाकलाप दिखाया गया है कि मैग्नीशियम जलकर में क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। उसी तरह कोयले को अगर हम जलाते हैं, ठीक है, कोयले, कास्ट कोयले के टुकड़े को, ठीक है, जलाते हैं अगर हम, ठीक, तो वो भी क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा और प्रकाश देता है। यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया भी गया है। ये जो पिक्चर है आपका, ये मैग्नीशियम के दहन का के बारे में बता रहा है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्रकाश और उष्मा दे रहा है। तो हमने देख लिया कि वही बोल रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला जो है डाय पदार्थ है। दैट मीन्स इन दोनों का दहन हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ क्रियाकलाप किए गए हैं जिसमें दिखाया गया है कि कौन सा जलने वाला है और कौन सा जलने वाला नहीं है। ठीक है, ये जलने वाला है, कागज भी जलने वाला है, लोहे का किल ये नहीं जलने वाला है। ठीक है, मिट्टी का तेल जलने वाला है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, मतलब बताया गया है क्रियाकलाप। और एक क्रियाकलाप, दूसरा क्रियाकलाप ये है कि जलने के लिए, दहन के लिए हमें क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। ठीक है, तो उसका यहाँ बताया गया। दहन के लिए वायु आवश्यक है, प्रदर्शित करने हेतु तो किया गया प्रयोग है, जिसमें एक जलते हुए मोमबत्ती को जार से ढक दिया जाता है और ऊपर ये खुला हुआ है। ठीक है, ये खुला हुआ है। इस ये खुला हुआ है, तो जब खुला हुआ रहता है तो अच्छे से जलता है। और जब हम इसको ढकते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या कहता है, ये हिलने लगता है। इसका जो ज्वाला है ये हिलने लगता है। और पूरी तरह से जब ढक देते हैं, पूरी तरह से जब ढक देते हैं इसमें, तो ये बुझ जाता है, ज्वाला बुझ जाता है। ओके, तो वही ये सब बताया गया है इसमें। ठीक, ए नंबर में मोमबत्ती जो है निर्बाध रूप से जलती है। और बी में क्या होता है? दूसरे चिप जब चिमनी के नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती है तो ज्वाला में कंपन होती है और धुआं उत्पन्न होता है। ठीक है, और सी में क्या होता है कि ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो तीसरा में वायु जा ही नहीं रहा है, तीसरा में वायु जा ही नहीं रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे भी वही वायु का जो वायु के कारण दहन होता है उसी का एक क्रियाकलाप और बताया गया है। जब किसी को आग लग जाता है ना, जब किसी को आग लग जाता है तो उसे क्या करते हैं? हम कंबल से लपेट लेते हैं, कंबल से ढक देते हैं। ठीक है, कंबल से ढक देते हैं, वही दिखा, कंबल से ढक देते हैं। ऐसा ऐसा करते हैं तो क्यों, ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि ऑक्सीजन जो भी है, जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कंबल से ढकने के कारण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है और आग बुझ जाता है। तो वही यहाँ पे एक्सपेरिमेंट एक किया गया है। कंबल कंबल से लिपटा हुआ व्यक्ति, जिसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी, इसलिए उसको कंबल से लपेट दिया गया। ठीक है,
इसके साथ ही हम आगे देखेंगे ज्वलन ताप के बारे में। ठीक है, कि जैसे हम ज्वलन ताप क्या होता है कि जैसे हम कागज़ के टुकड़े को जलाने पर, मतलब माचिस की तीली से जलाते हैं तो वो जल उठता है। ठीक है, जल उठता है। वहीं हम लकड़ी के टुकड़े को अगर माचिस की तीली से जलाते हैं तो वो नहीं जलता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ये इसका कारण ही है ज्वलन ताप। ठीक है, क्या कारण है ज्वलन ताप, वो आगे हम देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी वही बोल रहा है कि गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। ठीक है, घास से आग पैरों में फैलती है और जल्द ही पूरी जंगल आग की चपेट में आ जाती है। ये पिक्चर वही आग का दिखाया गया है, पूरा जंगल में आग लगा हुआ है। ठीक है, जंगल की आग। अब चलते हैं आगे। देखिए, अभी मैंने ज्वलन ताप की बात की, तो ज्वलन ताप से क्वेश्चंस होता गया है, ये देख लीजिए। इसके परिभाषा से क्वेश्चन आता है। ज्वलन ताप जो है, ठीक है, वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, जलने लगता है, उसे ही ज्वलन ताप बोलते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही ज्वलन ताप बोलते हैं। जिस पर कोई भी पदार्थ क्या होता है, जलने लगता है, उसे ही ज्वलन ताप बोलते हैं। तो आपने ये देख लिया कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, क्या वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। कोई भी पदार्थ जो है जलने के लिए जितना भी टेम्परेचर उसको चाहिए, ठीक है, वही उस पदार्थ का वो टेम्परेचर ज्वलन ताप कहलाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि क्या, अब आप बता सकते हैं क्या है, कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती, उसे माचिस की डिबिया के बगल में क्यों रगड़ना पड़ता है? तो ये माचिस से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, हम देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किया जाते थे। ठीक, सबसे पहले माचिस का उपयोग कहाँ हुआ था? तो मिस्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। ओके, और किसका यूज किया जाता था? तो गंधक, दैट मीन्स सल्फर में डुबा के, किसको? चीड़ की लकड़ी को गंधक में डुबा के, ठीक है, यूज किया जाता था। कहाँ पे? तो मिस्र में। उसके बाद आधुनिक निरापाद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व, जो हम लोग यूज अभी करते हैं, ठीक है, उसका विकास 200 वर्ष पूर्व हुआ था। और उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? तो ये बहुत ही VVI है, इसको याद कर लीजिए कि अभी जो हम लोग यूज करते हैं उसमें पहले क्या होता था कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ठीक, वर्तमान समय का जो माचिस में यूज होता था, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ठीक है, उसके बाद पोटेशियम एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, सॉरी एक सेकंड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, श्वेत फास्फोरस का मिश्रण, ठीक है, इन 3 चीज़ों का, और कुछ गोंद और, ठीक है, कुछ गोंद और स्टार्च, ठीक है, स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। ठीक है, तो क्या क्या यूज होता था? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, श्वेत फास्फोरस का मिश्रण, कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिला हुआ उचित लकड़ी से बना हुआ माचिस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये श्वेत फास्फोरस का यूज किया जाता था, जिसके कारण ये थोड़ा खतरनाक था। फिर इसको अभी वर्तमान में, ठीक है, अभी और, ठीक है, आगे जाके सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ श्वेत फास्फोरस की जगह लाल फास्फोरस का यूज किया जाने लगा। वही बोला गया है कि अभी जो है कि एंटीमनी खतरनाक, श्वेत फास्फोरस के कारण, खतरनाक होने के कारण ये क्या होता था कि जल जाता था। ठीक है, ये श्वेत फास्फोरस तो बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, तो उसके कारण क्या हुआ कि अभी एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये तो पहले भी था, और रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस का यूज किया जाता था। ठीक है, जो कम खतरनाक होता है। ठीक है, और जब हम इसे रगड़ते हैं तो ये श्वेत फास्फोरस जो है, सॉरी, लाल फास्फोरस जो है श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है, उसके बाद जलता है। ऐसे पहले क्या था कि श्वेत फास्फोरस, पहले से ही श्वेत फास्फोरस था तो कुछ ज़्यादा ही प्रतिक्रियाशील था, इसलिए श्वेत फास्फोरस को हटा दिया गया। ठीक, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, ये तो पहले से था। ओके, अब क्या होता है, कैसे जलता कैसे, वही बताया गया कि यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, से अभिक्रिया कर प्राप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। कौन? लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित होता है, और श्वेत फास्फोरस क्या करता है, जो पोटेशियम क्लोरेट है ना, उससे अभिक्रिया करके
अभिक्रिया करके उष्मा उत्पन्न कर देता है, और ये जो उष्मा उत्पन्न होता है ना, जिसके कारण एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम माचिस की तीली का यूज करते हैं तो किसका दहन होता है? तो एंटीमनी सल्फाइड का दहन होता है, एंटीमनी सल्फाइड का दहन होता है। ठीक है, और अभिक्रिया किसके बीच होता है? तो श्वेत फास्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, श्वेत फास्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट के बीच अभिक्रिया होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि माचिस की तीली, माचिस की तीली में जो है लाल फास्फोरस, फास्फोरस जब हम रगड़ते हैं तो किस में चेंज हो जाता है? श्वेत फास्फोरस में, श्वेत फास्फोरस में। ठीक है, और यह अभिक्रिया किसके साथ कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है आपका पोटेशियम क्लोरेट के साथ, पोटेशियम क्लोरेट के साथ। ओके, पोटेशियम क्लोरेट के साथ, और क्या बना देता है? इससे जब ये अभिक्रिया करता है तो इससे उष्मा निकलता है। ओके, उष्मा निकलता है, और ये उष्मा के कारण जो है कौन किसका दहन होता है? तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का, ट्राइसल्फाइड का दहन होता है। ओके, ये क्या होता है? दहन होता है। तो ये आपका दहन किसका होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का। अभिक्रिया क्या किसके साथ हो रहा है? अभिक्रिया हो रहा है श्वेत फास्फोरस का पोटेशियम क्लोरेट के साथ। ये माचिस की तीली का जलने का क्रम है। माचिस की तीली का क्यों जलता है? तो लाल फास्फोरस जब हम रगड़ते हैं तो श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है, और श्वेत फास्फोरस जो है, ठीक है, आपस में अभिक्रिया कर लेता है किसके किसके साथ? तो पोटेशियम क्लोरेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है? तो अभिक्रिया करके किसका उत्पन्न होती है? उष्मा का, और उष्मा से किसका दहन होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का, और जिससे ज्वाला उत्पन्न होती है। ओके, अब आगे बोल रहा है, आगे हमें देखना है कि डाय पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता है जब तक क्या है, या नहीं जल सकता है जब तक उसका ज्वलन ताप कम है। ठीक है, और आग लगने के लिए ज्वलन ताप का होना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब जिस टेम्परेचर पे वो जलता है उसके लिए एक क्रियाकलाप किया गया है कि कैसे पता चलेगा ज्वलन ताप कम है। तो देखिए, एक दो कागज़ का कप बनाया गया है, एक में क्या किया गया है? इसमें पानी डाल दिया गया है कप में, और उसके बाद दोनों को मोमबत्ती के पास लाया गया है। तो ये पहले जल जाता है और ये थोड़ा लेट से जलता है। ठीक है, थोड़ा लेट, थोड़ा बाद जलता है, ये पहले जल जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि इसका ज्वलन ताप कम है और इसका ज्वलन ताप ज़्यादा है, जबकि दोनों चीज़ एक ही है, लेकिन इसमें पानी डाल दिया गया तो ये नहीं जला। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे ये जल गया। ठीक है, तो यही क्या है? ज्वलन ताप है। आगे अगर हम बात करें कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जो एक चिंगारी से आग पकड़ ले, ओके, वो ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल हो गए, अल्कोहल हो गए, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जिसका यूज हम खाना बनाने के लिए करते हैं, ये सब क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। अब आगे हम देखेंगे हम आग पे नियंत्रण कैसे करें। आग पे नियंत्रण की अगर बात करें तो आग पे नियंत्रण करने के लिए सबसे जो उपयुक्त हमारे पास साधन है वो है जल। क्या है? जल। जल क्या करता है? ज्वलनशील पदार्थ जो जलने वाला है उसको ठंडा कर देता है। जो जलने वाला है उसको ठंडा कर देता है। अब जो जैसे ही हम ज्वलनशील पदार्थ के ऊपर जल डालते हैं तो क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है। जलवाष्प निकलता है, और जलवाष्प क्या करता है कि ज्वलनशील पदार्थ के चारों ओर एक आवरण बना देता है, जिससे क्या होता है? वायु की अनुपस्थिति हो जाती है, जिसके कारण आग बुझ जाता है। अब आग लगने के लिए क्या तीन तीन साधन चाहिए। आग लगने के लिए तीन साधन चाहिए। देखिए, एक ईंधन है, दूसरा वायु है, तीसरा उष्मा है। ठीक है, तो हम आग बुझाने का जो है ना, इन दो तरीकों पे काम कर सकते हैं। वायु को ना, मतलब वायु को बंद करके आग बुझा सकते हैं, और दूसरा उसके ज्वलन ताप को कम करके बुझा सकते हैं। तीसरा, ईंधन को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ईंधन से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकांश स्थिति में जिसमें आग लगती है वही ईंधन होता है। ठीक है, जिसमें अब जैसे मान लीजिए अगर किसी घर में आग लग गया तो संपूर्ण घर ही ईंधन है। तो ऐसे कंडीशन में हम ईंधन को चेंज नहीं कर सकते ना। तो जब भी आग लगता है तो हम या तो वायु का पहुंचना अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे आग बुझ जाती है, या फिर जिस पदार्थ में आग लगा हुआ है उसका ज्वलन ताप कम कर देते हैं, जो कि उसका उष्मा कम कर देते हैं, जिसके कारण आग बुझ जाती है। चलिए, तो ये तीन चीज़ याद रखिएगा। आग लगने के लिए क्या क्या ज़रूरत है? ईंधन, वायु और उष्मा। तो हम ईंधन को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वायु और उष्मा को रोक के आग को नियंत्रित कर सकते हैं।
अब आग को नियंत्रित करने वाले कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। हम देखते हैं, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं। हम जानते हैं कि जल जो है सबसे अच्छा क्या है, अग्निशामक है, मतलब आग पे नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें कि कहीं विद्युत से लग गया, कहीं इलेक्ट्रिसिटी से आग लग गया, तो वहाँ पे जल का यूज करना, ठीक है, सही नहीं है। या फिर कहीं तेल या पेट्रोल से आग लग गया, ठीक, वहाँ पे भी जल का यूज करना सही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि तेल जो होता है ना, ठीक है, तेल वो हल्का होता है, मतलब जल तेल से भारी होता है, जल जो होता है तेल से भारी होता है। क्योंकि हम वो क्या कहते हैं, वो जो पढ़े थे पेट्रोलियम कहाँ से निकाला जाता है, तो उसमें मैंने एक पिक्चर दिखाया था आप लोगों को कि सबसे नीचे क्या था, जल था, जल के ऊपर क्या था, पेट्रोल था, और पेट्रोल के ऊपर क्या था, गैस था। तो ऐसा कंडीशन होता। तो पिछले अध्याय में मैंने ये देखा था कि सबसे भारी, उससे हल्का पेट्रोल और उससे हल्का गैस होता है, ठीक, प्राकृतिक गैस होता है। तो वही बात है कि तेल जो होता है नीचे चला जाता है जब हम पानी डालते हैं उसके ऊपर, ठीक है, तेल के नीचे चला जाता है, सॉरी, तेल नहीं नीचे जाता, तेल के नीचे चला जाता है पानी, और तेल ऊपर में जलते रहता है। तो कोई फ़ायदा नहीं होता है पानी डालने का अगर पेट्रोल या तेल से आग लगा हुआ है तो। वही, ठीक है। तो इसको बुझाने के लिए क्या चाहिए, तो विद्युत उपकरण हो और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों से लगा हुआ आग हो, तो उसके लिए सबसे उचित जो है ना, सबसे उचित वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सबसे अच्छा अग्निशामक है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन से क्या होता है, भारी होता है। और CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। और जलने के लिए क्या चाहिए, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और CO2 एक कंबल की तरह काम करता है, जहाँ भी आग लगा रहता है ऑक्सीजन को पहुंचने ही नहीं देता, जिससे क्या होता है, आग बुझ जाती है। ओके। तो CO2 के अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः या विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, मतलब ये जहाँ विद्युत से लगा आग है तो CO2 का यूज किया जाता है विद्युत से लगे हुए आग को। ये जो देख रहे हैं, ठीक है, बाटला, इसमें क्या है, CO2 भरा हुआ रहता है। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब आगे का है कि कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो कहाँ से होती है, और साथ में इस सिलेंडर में इसे कैसे भरा जाता है, तो उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी रहती है, उच्च दाब पे, ठीक है। और सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल चारों ओर से घेर लेती है, मतलब चारों ओर घेर के ऑक्सीजन को अवरुद्ध करती है, वो तो करती ही है, बल्कि ये ठंडी होने के कारण ईंधन के ताप को, उष्मा को भी कम कर देती है। मतलब दोनों चीज़ पे काम कर रही है। यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि वायु को भी, आग बुझाने के लिए वायु को भी अवरुद्ध करना पड़ेगा और उष्मा को भी कम करना पड़ेगा, तो CO2 ये दोनों काम कर रही है। इसलिए CO2 जो है आपका अति उत्तम अग्निशामक है। क्या है? अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 को प्राप्त करने के लिए ना एक दूसरा भी तरीका है जो फायर ब्रिगेडियर वाले यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये सब टॉपिक से, ठीक है। CO2 आग और पेट्रोल को बुझाने के लिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, यहाँ से तो बनेगा ही। आग और पेट्रोल को, सॉरी, आग और पेट्रोल बोल रहे हैं, विद्युत और पेट्रोल से लगे हुए आग को बुझाने के लिए किसका यूज होता है, तो CO2 का यूज होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और एक यहाँ से कि CO2 की प्राप्ति कैसे करते हैं अग्निशामक वाले, फायर ब्रिगेडियर वाले, ठीक है। तो वो लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों का पाउडर का यूज करते हैं, जिससे भारी मात्रा में क्या निकलता है, CO2 निकलता है, और जो आग बुझा देता है। ओके, अब आगे चलेंगे। आगे का टॉपिक है दहन के प्रकार। क्या है? दहन के प्रकार। तो चलिए देखते हैं दहन के प्रकार। दहन के प्रकार में देखेंगे हम, जैसे कि तीव्र दहन, जैसे गैस वगैरह, गैस स्टोव को अगर हम चालू करते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तीव्र दहन देखने को मिलता है, तुरंत उसमें ज्वाला उत्पन्न हो जाती है। वही हम स्वतः दहन की बात करें तो यहाँ पे हमें जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, दहन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। खुद ब खुद वैसे पदार्थ जिनमें बिना किसी प्रत्यक्ष कारण से अचानक लपटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि फास्फोरस जो है कमरे के ताप पर खुद ब खुद वायु में जल उठते हैं, इसलिए इसको पानी में रखा जाता है। और साथ ही कोयले के खदानों में देखते हैं हम लोग कि कोयले के धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक आपदाएं होती रहती है कोयले के खदानों में, जिससे मजदूर को हानि पहुंचती है। तो ये स्वतः दहन का ये भी उदाहरण है। या फिर जंगल में कई बार अधिक गर्मी के कारण भी क्या होता है, स्वतः दहन चालू हो जाता है, ठीक है। यही दिखाया गया है। आगे हम ज्वाला की बात करेंगे, ठीक है। ज्वाला की अगर बात करते हैं तो अलग अलग पदार्थों के जलने का जो होता है ना, ये जो जल रहा है, ये सबका अपना अलग अलग ज्वाला होता है, साइज वगैरह जो भी हो, अलग अलग ज्वाला होता है। वही मिट्टी की तेल, लैंप, मोमबत्ती और बुनसेन बर्नर की ज्वालाएँ, सबकी ज्वालाएँ अलग अलग होती है। और साथ में ज्वालाएँ की रंग भी, ठीक है,
कलर भी अलग होता है, वही बता रहा है। मोमबत्ती का जलने का कलर अलग होता है, गैस का जलने का कलर अलग होता है। तो अब हम ज्वाला की संरचना की बात करेंगे। जब हमने देख लिया कि ज्वाला का जो आकार भी अलग होता है, रंग भी अलग होता है, तो देखते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है, ठीक है, वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। ओके, वे क्या करते हैं? ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। अब ज्वाला के बारे में तो देख लिया। अब कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, जिसमें एक प्लेट लिया गया है, उसे पकड़ लिया गया है अलग से, संडसी के द्वारा पकड़ लिया गया अलग से, इसके यहाँ से पकड़ लिया गया और उसको मोमबत्ती के ऊपर रखा जाता है। तो जब देखा जाता है कुछ देर बाद ब्लैक ब्लैक उस पर आ जाता है, जो क्या दिखाता है, ब्लैक चिन्ह जो आ जाता है इस पर, वो क्या दिखाता है? वो बिना जले, ये ब्लैक जो है क्या, बिना जले कार्बन कणों का जमाव होता है। वहीं हम दूसरा एक्सपेरिमेंट और एक करते हैं, जिसमें एक हम पतला तार लेते हैं, ये पतला तार लेते हैं और उसको बीच में थोड़ा सा डाल के रखते हैं। इसमें क्या होता है कि बीच में जो रहता है ना, ये बीच में जो है अंदर डाला हुआ, वो रेड नहीं होता है, लेकिन इसका बाहर वाला जो, ये बाहर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला, ये रेड हो जाता है। बाहर वाला क्या है? रेड हो जाता है आपका, ये बाहर वाला रेड हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि ज्वाला के अधिक, मतलब अंदर जो जल रहा है तो वो तो दीप्त है ना, और बाहर का ये जो एरिया है, ये जो है अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक होता है। ओके, और ये चीज़ जो बाहर का एरिया बहुत अधिक गर्म होता है, इसका यूज सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चंस दिखने को एग्जाम में मिल सकता है ज्वाला के चैप्टर से। ज्वाला के चैप्टर में अगर देखा जाए तो ये तो मोमबत्ती हो गया। अंदर मैंने बोला था आपको कि ये जो होता है, क्या होता है, यहाँ पे आंशिक दहन होता है। अंदर क्या होता है? आंशिक दहन होता है। अंदर क्या होता है? आंशिक दहन होता है, जो कि मध्य भाग है, और इसका कलर क्या होता है? पीला। कलर क्या होता है? पीला। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कलर पीला होता है। और ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, नीब जो निकला हुआ है, जो जल, जिसमें हम आग लगाते हैं, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र है, जो कि काला होता है। देखिएगा, जो जल रहा होता है ना, दिया हो या मोमबत्ती जिसमें हम आग लगाते हैं, वो क्या हो जाता है? काला हो जाता है। ओके, वही हम पूर्ण दहन की बात करें, यहाँ आंशिक, बीच में क्या होता है? आंशिक दहन होता है। पूर्ण दहन के बाद ये साइड में होता है। पूर्ण दहन कहाँ होता है? साइड में। तो पूछेगा मोमबत्ती के कैंडल में पूर्ण दहन जो होता है कहाँ होता है? तो आउटर जोन में होता है, ठीक है, बाह्य भाग में होता है, आउटर जोन में होता है। और इसका कलर क्या होता है? कलर भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और सबसे पूर्ण दहन होता है, और सबसे गर्म भाग भी यही होता है, बाह्य वाला, ठीक है। और सबसे कम कौन सा होता है? तो ये अंदर वाला। सबसे कम गर्म कौन होता है? ये अंदर वाला, सॉरी अंदर वाला नहीं, अंदर वाला तो कम गर्म होता है। सबसे कम गर्म जो होगा आपका ये होगा, ये। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ईंधन क्या है? आगे क्या है? ईंधन क्या है? कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। तो ईंधन की बात करें, ईंधन क्या है? तो उष्मा ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है ना, जैसे लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब क्या है? ईंधन के आपके एग्जाम्पल है। ओके, और अच्छा ईंधन क्या होता है? अच्छा ईंधन वह होता है जो सहज उपलब्ध, आसानी से मिल जाए, सस्ता हो, वायु में समान दर से सुगमतापूर्वक जलता हो, मतलब उसका ज्वलन ताप ना कम हो ना ज़्यादा हो, ठीक है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, जलने के बाद कोई भी अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो। तो इस प्रकार के ईंधन को हम लोग आदर्श ईंधन के रूप में भी बोल सकते हैं। इस प्रकार का ईंधन जो होता है आदर्श ईंधन होता है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे ईंधन की दक्षता। ईंधन की दक्षता की बात, तो एक कोई भी ईंधन लीजिए, 1 kg ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा जो होता है, उसका मान जो होता है ना, वही ऊष्मीय मान कहलाता है। वही ऊष्मीय मान ईंधन की दक्षता को डिनोट करता है। और ऊष्मीय मान जो होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऊष्मीय मान, ठीक है, उसका मात्रक जो होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है ऊष्मीय मात्रक, ऊष्मीय मान, ठीक है, मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि ये क्या, ईंधन की दक्षता कहलाता है। ईंधन की दक्षता, ईंधन की दक्षता, जो जितना ऊष्मा देगा 1 kg में, वो उतना ही दक्ष होगा। जैसे गोबर के उपले या फिर कोयला या फिर एलपीजी को जलाकर हम पानी उबालेंगे, तो एक जो सबसे अच्छा होता है ना, वो होता है आपका एलपीजी। ये ज़्यादा ऊर्जा देता है, तो इसकी दक्षता ज़्यादा होगी।
ओके, वही कुछ दिया हुआ है, किसकी दक्षता सबसे ज़्यादा होती है, गोले के सॉरी गोबर के उपले का 6,000 से 8,000, लकड़ी का 17,000 से 2,200, कोयला 25,000 से 33,000 के बीच में, पेट्रोल आपका 45,000, मिट्टी का तेल आपका 45,000। तो जो जितना ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा कौन अच्छा है, हाइड्रोजन है, सबसे ज़्यादा कौन है, हाइड्रोजन है। उससे कम जैव गैस नहीं, उससे कम है आपका LPG CNG, ये सब है जैव गैस है। तो सबसे अच्छा कौन सा है आपका, हाइड्रोजन है, ये याद रखिएगा। ईंधन के दहन के हानिकारक उत्पाद क्या होता है कि लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, जो कि ये सूक्ष्म कण जो होते हैं खतरनाक प्रदूषण होते हैं, जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन अब इसके स्थान पे कोयले और LPG जैसे ईंधनों ने ले लिया है, जो हमारे लिए सही है कुछ रूप तक। वहीं हम बात करें कि अगर अपूर्ण दहन हो, पूरा पूर्ण दहन नहीं हो, तो ऐसे स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। बंद कमरे में कोयले का जलना जो है खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये अपूर्ण दहन बहुत ही खतरनाक है। अपूर्ण दहन में कौन सा गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये ध्यान दीजिएगा। ओके, अब अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, जिससे क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। ये भी एक कारण है, हानि का विषय है, मतलब हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। दूसरा, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो ये अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। दमघोटू, कोयले और डीजल से क्या कौन सा गैस निकलता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है। ओके, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर अम्ल वर्षा कराता है, ये भी सही है। तो ये सब हानि का कारण है। आगे हम देखेंगे, CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्पाद अल्प मात्रा में करती है। CNG एक अच्छा और स्वच्छ ईंधन है। इन सब के जगह पे हम लोग CNG का यूज कर सकते हैं, और मतलब पेट्रोल डीजल, जो कि क्या है, बहुत कम रूप से प्रदूषित हमारे पर्यावरण को करती है। तो वैकल्पिक रूप से हम लोग CNG का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग GST का देख लेते हैं। GST का तो बोल रहा है क्वेश्चन, पहला है, पदार्थों के दहन, कंबसन और ज्वलन ताप के संदर्भ में कथन पर विचार करें। पदार्थों के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, सही बात है। इस प्रकार में उष्मा और प्रकाश निकलते हैं, सही बात है, ये सही है। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर डाय पदार्थ आग पकड़ता है, ये भी सही है। फास्फोरस का दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर ही हो जाता है, मतलब तीनों का तीनों सही है, कोई शक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निरापाद माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायनों के संदर्भ में विचार कीजिए। इसकी तीली के सिरे पर एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है, ये सही है। इसके रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, ये गलत है। सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा, मैंने वहाँ पे थोड़ा गौर नहीं करवाया था। चूर्णित कांच के साथ लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही है। तो मतलब ऑप्शन ए चला जाएगा, लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है, कांच के साथ लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, आग बुझाने का कार्य जो है, बुझाने वाले कार्य वायु मतलब ऑक्सीजन का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों, इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आग में जल डालने पर उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है, सही बात है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने पर यह आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, दोनों सही है, हम लोग देख चुके हैं, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोलता है, मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में इसके बताइए, इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन के कण उपस्थित होते हैं। जब हम प्लेट को डाले थे इसके दीप्त क्षेत्र में, ठीक है, बीच में डाले थे, तो क्या हुआ था कि उसके चारों तरफ जो है ब्लैक आ गया, तो कार्बन के कण उपस्थित होते हैं, सही है। इसका अधिक क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, मतलब एक और दो, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे बोलता है, कथन पर विचार कीजिए। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, हमने पढ़ा था, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, ठीक है, ये सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का सही है। ओके, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर हम वर्षा करवाते हैं, तो सही है, तो आपका हो जाएगा केवल 2 और 3, 1 नंबर गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आदर्श ईंधन के बारे में अगर हम बात करें तो ये सस्ता, आसानी से उपलब्ध तथा वहन योग्य होता है, या ऐसी गैस या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है, ये भी सही है। यह आसानी से जलने वाला तथा इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है। ऊष्मीयमान क्या होता है? उच्च होता है। इसका ऊष्मीयमान निम्न
तथा ज्वलनताप अत्यधिक होता है, ये गलत है। बाद बाकी ये सब सही है। उष्मीयमान उच्च होता है, मतलब उष्मा इससे ज़्यादा निकलना चाहिए। उष्मीयमान निम्न नहीं, उष्मीयमान उच्च होना चाहिए। और ज्वलनताप अत्यधिक नहीं, ना ही कम ना ही ज़्यादा होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो डी नंबर आपका ऑप्शन गलत है, असत्य बोल रहा था डी, तो डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ओके। अगला टॉपिक है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, तो हम लोग लाते हैं अगले टॉपिक को। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, सजेशन जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।